मैं से गरज नशात है किस रूसियाह को, एक गूना बेखुदी मुझे हर वक्त चाहिए। अबोला सा आंसू जो आपके कंधे पर गिर गया था जब वो आपसे हाँ, जेठ भर रहे थे, वो बहुत जरा मार्मिक वो है। पूरी बताएं। कि रोज़ मिलने पे नहीं निस्बते इश्की मौकूफ़, यानी इश्क का जो रिश्ता है, प्यार का जो रिश्ता है, रोज़ मिलने पे निर्भर नहीं है, उम्र भर एक मुलाकात चली जाती है। कविता कैसे लिखी जाए? क्या वो अपने आप चली जाएगी या उसके लिए तैयारी करनी होती है? जो नए कवि, जो नए पाठक हैं हमारे, बिल्कुल, जो बिल्कुल, लिखना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा उनको इंगित करते हुए आप बताएं। जो तथाकथित मर्यादा है, अंडरकोट तथाकथित नैतिकता है, उन तकाज़ों का पालन करते हुए आप प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम अपनी मर्यादा नए सिरे से गढ़ता है। इतने भले नहीं बन जाना साथी, जितने भले हुआ करते हैं सर्कस के हाथी, गदहा बनने में लगा दी अपनी सारी कुव्वत, सारी प्रतिभा, किसी से कुछ लिया नहीं, न किसी को कुछ दिया, ऐसा भी जिया जीवन तो क्या जिया। एक बच्चा है जो अपनी माँ से शिकायत करता है कि नाना नेहरू जैसी टोपी क्यों नहीं पहनते। बच्चा बड़ा होता है, शादी होने वाली है, लेकिन ब्याह से बचने के लिए वो पहाड़ के कैंची शहर में जा छिपता है। लड़का कुछ और बड़ा होता है, नौकरी पाता है, लेकिन नौकरी के प्रति फक्कड़पन ऐसा कि दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष और बाकी प्रोफेसर इंतज़ार में बैठे रहते हैं, लेकिन वो नियुक्ति के लिए दिल्ली नहीं आते। कहते हैं अपना ठीहा छोड़कर कहाँ जाएंगे। बात एक बुजुर्ग की, जिससे लोग पूछते हैं कि ये कविता आपने पोते पोतियों के लिए लिखी थी। बुजुर्ग जवाब देता है, नहीं, उनकी दादी के लिए लिखी थी। ये वीरेन डंगवाल की कहानी है। वीरेन डंगवाल हिंदी के महनीय कवि, साहित्यकार और समादृत लेखक रहे। वीरेन डंगवाल जी ने आधी सदी तक, यानी 50 बरस तक उन्होंने लेखन किया। 44 बरस की उम्र में उनका पहला काव्य संग्रह आया और उसके बाद वो और समय पर भी धीरे धीरे कुछ 8 वर्षों में, कुछ 10 वर्षों में लिखते रहे। एक संकलन उनके जाने के बाद इस दुनिया में आया हमारे पास। दुष्चक्र में सृष्टा किताब पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। आज हम वीरेन डंगवाल की बात करेंगे एक किताब के आश्रय। किताब जिसका टाइटल है यही तुम थे, इसे पंकज चतुर्वेदी जी ने लिखा है। स्मरण की ये किताब है और इसे राजकमल प्रकाशन ने छापा है। 250 रुपये इसकी कीमत है। इसके आवरण को डिज़ाइन किया है शुएब साहिद जी ने। वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर और बहुत ही मुस्कुराती हुई, बहुत निश्चल छवि की ये तस्वीर है। पंकज जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना एमफिल और पीएचडी किया है। हिंदी के बहुत ही कुछ पठनीय कवियों में से एक हैं और मुझे निजी तौर पर इनकी कविताएं बहुत पसंद आती हैं। इसके साथ ही इस किताब के अलावा उन्होंने रघुवीर सहाय पर एक अच्छा मोनोग्राफ लिखा है। मंगलेश डबराल जो हिंदी के कवि रहे, उनकी भी रचनाओं का उन्होंने संकलन किया है। आज पंकज जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पंकज जी कैसे हैं? कैसी चल रही है दिल्ली यात्रा? अच्छी है। ये विश्व पुस्तक मेला हो रहा है 25 फरवरी से 5 मार्च तक। तो इसमें आया था, मेरे कविता संग्रह का लोकार्पण था, काजू की रोटी। तो मेरे लिए तो बहुत सुखद है। सुखद इस किताब को पढ़ना भी था। जी जी। और मैं अपने दर्शकों के लिए जरा इस किताब की कुछ भूमिका रखूं। ऐसा नहीं था कि इस किताब में सिर्फ आपको स्मरण मिलेंगे कि गोया एक व्यक्ति अपने प्रियजन को याद कर रहा है। आप, ये स्मृति विन्यस्त किताब है। इसमें आपको हंसी के, जीवन को समझने के, साहित्य को समझने के और उसके अलावा बाकी समसामयिक विषयों को समझने की भी एक बहुत सुंदर सीख है। एक बड़ा बाल सुलभ जिज्ञासा का सवाल था। हम लोग जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस कवि की कविता थी। वो शेर दाग देहलवी साहब का था या मजाज साहब का था। आपने मंगलेश डबराल जी पर लिखा है जी। आपने रघुवीर साहब पर तो उनका पूरा मोनोग्राफ ही लिखा है। और आपने वीरेन डंगवाल जी का पर ये किताब आपने इसको लिखा। कैसी रहती है यात्रा इतने सारे साहित्यकारों, इतने सारे कवियों को इतने करीब से देख पाने के बीच में? कई बार बहुत भीतर तक जाकर के वापस कैसे आ पाते हैं आप? नहीं, वो कोई उसमें मुश्किल नहीं है। ये तो प्यार का रिश्ता है और हम जब श्रेष्ठ रचनाओं से प्यार करते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होता है और हम अपनी आत्मा को रोशन करते हैं, उसको समृद्ध करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। आत्मा का विकास होता है
ये साहित्य का यही लक्ष्य है। ये अर्न्स्ट फिशर जो बहुत बड़े विचारक थे, मार्क्सिस्ट विचारक थे, उनकी एक किताब है कला की ज़रूरत। तो उसका जो पहला ही चैप्टर है उसमें उन्होंने, हिंदी में है किताब उपलब्ध, रमेश उपाध्याय जी ने अनुवाद किया है। तो उसमें कहते हैं कि फिल्म जो है, या संगीत सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, कविता पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? एक इंसान इनके बगैर भी तो जी सकता है। भाई जो कबीर ने कहा कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, तो खाना और सोना ये बुनियादी क्रियाएं हैं, पर्याप्त हैं, क्या और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आप फिल्म क्यों देखते हैं, संगीत क्यों सुनते हैं, कविता क्यों पढ़ते हैं? तो वो कहते हैं कि उसका कारण ये है कि मनुष्य अपने तक महदूद रहकर, सीमित रहकर जी नहीं सकता। उसको अपनी आत्मा का विकास चाहिए। वो जाएगा, कविता पढ़ेगा, संगीत सुनेगा, फिल्में देखेगा, दूसरे इंसानों में रुचि लेगा, उनसे जुड़ेगा। उस जुड़ाव के बगैर, उस प्यार के बगैर ज़िंदगी संभव नहीं है। तो मुझे तो, मेरे लिए बहुत सुखद है, सुखद ही नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा, ये आप अपनी इंसानियत को, अपनी ज़हनियत को समृद्ध करते हैं जब आप कलाओं से जुड़ते हैं, साहित्य से जुड़ते हैं। ये उन दर्शकों के लिए सवाल है जो हिंदी साहित्य की दुनिया से या हिंदी साहित्य की पोएट्री की विधा से जी जी। बहुत उतने उसमें दाखिल नहीं है। वीरेंद्र डंगवाल के बारे में कुछ बताइए। कवि के तौर पर, एक इंसान के तौर पर तो इस किताब में चर्चा करेंगे ही, पर वीरेंद्र डंगवाल और हिंदी साहित्य का क्या रिश्ता रहा है? वीरेंद्र डंगवाल एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एक मेजर पोएट थे, एक हिंदी के बड़े कवि थे मेरी नज़र में और तमाम लोगों की नज़र में। और मैं जब JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, MA में, तब मुझे याद है कि उनको श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला था। श्रीकांत वर्मा भी हिंदी के एक बड़े कवि हैं और कौशल में विचारों की कमी है, ये कविता उनकी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो श्रीकांत वर्मा सम्मान समारोह यहीं हुआ था मंडी हाउस में। तो उसमें एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में मैं उसको सुनने गया था समारोह। तो उसमें उनको सम्मान दिया गया और एक बड़े आलोचक थे डॉक्टर नामोर सिंह, उन्होंने उनकी कविता पर एक वक्तव्य दिया। तो मैं बड़ा अभिभूत हुआ। मतलब उसमें तो अर्जुन सिंह भी आए थे, ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। जी 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 जी। अच्छा। उस समय आए थे, कांग्रेस के बड़े नेता, शायद उस समय केंद्रीय मंत्री थे वो। अच्छा। तो वो आए थे। तो और उनको वीणा वर्मा थी श्रीकांत वर्मा जी की पत्नी, जिनकी श्रीकांत जी की स्मृति में वो अवार्ड दिया जाता था। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मान था। तो उनको दिया गया, तो उनकी कविताओं का पाठ हुआ। तो वो कविताएं उनकी बहुत वैसी हैं, फुल ब्लडेड कविताएं हैं। मतलब वो उनका इतना इम्पैक्ट होता है आपके दिलो दिमाग पर कि मैंने लिखा है इस किताब में कि आप उन कविताओं से और उन कविताओं के कवि से प्यार किए बगैर नहीं रह सकते। कोई विकल्प नहीं छोड़ते वीरेंद्र डंगवाल प्यार के अलावा। आप कविता उनकी सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो कविता का इतना इम्प्रिंट गहरा होगा आपकी चेतना पर कि यू कांट अवॉइड इट। उससे एस्केप नहीं कर सकते आप। वो कविता आपको अपने सम्मोहन में वो गिरफ्तार कर लेगी। जैसे कोई भी कविता उनकी आप उठाइए, PT उषा पर जो कविता है, PT उषा को मेडल मिला था एशियाड में, और वो एशियाड मेरे ख्याल से भारत में हुआ था। तो वो भारत का गौरव थी और वो शायद किसी कस्बाई या ग्रामीण बैकग्राउंड से आई थी। तो उन्होंने, वो मैनर्स नहीं थे, मैनर्स एंड एटिकेट्स उनमें शायद नहीं थे। मतलब जो ग्रामीण और कस्बाई व्यक्ति होता है वो महानगरीय सभ्यता में मिसफिट होता है। तो वो कहीं किसी समाचार पत्र में छपा होगा कि वो उनके खाने के तरीके पे ऐतराज़ किया गया कि खाते समय चप चप की आवाज़ होती है। ये लाइन है वीरेंद्र डंगवाल की कविता में कि खाते, मतलब उसमें उन्होंने एक तरह से उसको स्तवन किया है। स्तवन एक बहुत अच्छा शब्द है। PT उषा का स्तवन किया है। स्तवन माने उसको, उसकी महिमा का बखान किया है। स्तवन एक सेकुलर शब्द है, मतलब वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक में पूजा नहीं है, स्तुति नहीं है, स्तवन। स्तवन यानी किसी की जो विशेषताएं हैं उनको उजागर करें। तो उसमें उन्होंने PT उषा का स्तवन करते हुए लिखा है कि खाते समय चप चप की आवाज़ होती है, कोई बात नहीं, वे जो बे आवाज़ जबड़े को कहते हैं सभ्यता, दुनिया के सबसे खतरनाक
खाऊ लोग हैं। तो ये एक उदाहरण, एक साहित्यकार का प्रतिरोध था जी, संस्कृति के प्रति, जो थोपी गई संस्कृति है जो लोग मैनर्स एंड एटिकेट्स की बात करते हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि वे दुनिया के सबसे खतरनाक खाऊ लोग हैं। मतलब जो सब कुछ कंज्यूम कर जाना चाहते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो बताते हैं दूसरों को कि मैनर्स एंड एटिकेट्स क्या हों। अच्छा, इस किताब की बात आगे करते हुए आपने इस किताब का शीर्षक रखा यही तुम थे। जी जी जी। और पूरी किताब में जब मैं पढ़ रहा था, 111 चैप्टर हैं इस किताब में, बहुत छोटे छोटे संस्मरण, सुंदर संस्मरण है, तो उसमें भी तुम शब्द का 12 प्रयोग हमें देखने को मिलता है। कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि आपकी और वीरेन जी की वय में लगभग 20 बरस से 2 दशक से अधिक का अंतर रहा, 23 बरस का अंतर रहा। उसके अमूमन भारतीय संस्कृति में या हमारे समाज में हम आप बड़ों को कहते हैं, तुम अपने साथ वालों को कहते हैं और तू अपने छोटों को, ये एक बेसिक फिट खांचा बना रखा गया है। तो आपका तुम कहने का उनके पीछे का तर्क क्या रहा? मैं जिंदगी में कभी उनको तुम नहीं कह पाया, आप ही कहता था। बड़े थे मुझसे, हर तरह से बड़े थे, कवि बड़े थे, इंसान बड़े थे और संपादक बड़े थे। लेकिन जब मैंने वो नहीं रहे और मुझे जो हिंदी के बहुत अच्छे कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं, आलोचक हैं, रंग निर्देशक हैं, व्योमेश शुक्ल, उनका फ़ोन आया। मैं सो रहा था, सुबह आया करीब 4:30 बजे के आसपास, और उसने कहा कि भैया, मैं भी चौंक गया क्योंकि मैं देर से सोता हूँ, देर से उठता हूँ, तो 4 और 5 बजे मुझे कोई फ़ोन नहीं करता, जानते हैं लोग। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा क्या बात है व्योमेश? तो उसने कहा कि वो भैया वीरेन नहीं रहे। 28 सितंबर 2015 की बात। जी जी जी। तो मेरी आंसू आ गए आँखों में। तो मैं बहुत दुखी हुआ और मैं 2-3 दिन तक अवसन्न रहा। मैं 1-2 दिन तक, ये किताब लिखी नहीं है मैंने, ये लिख गई है। जो शमशेर ने कहा ना कि उसने पूछा कविता क्यों लिखते हो, मैंने कहा लिख जाती हैं, लिखता नहीं हूँ, यही आशय हुआ उसका भीतर से अपने आप। जी जी। तो वो मैं 2 दिन तक तो बहुत अवसन्न रहा कि कैसे इसका मुकाबला करूँ। इस मतलब दुख जब बहुत गहन हो जाता है ना, तो शोक, उसको शोक कहते हैं, तो शोक का कैसे मुकाबला करूं। तो मैंने इसको सोशल मीडिया पर वो लिखना शुरू किया। एक स्मृति लिखी वीरेन डंगवाल की, वो 4-6 पंक्तियां लिखी, तो उसको बहुत पसंद किया लोगों ने। फिर मैंने दूसरी लिखी, फिर तीसरी लिखी, फिर फ़ोन आने लगे कि आप इसको लिखते रहिए, इसको मतलब रोकना नहीं। तो इस प्रक्रिया में वो आप बढ़ी है आगे बात। तो उसमें मैंने जिसको कहते हैं ना, फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है कि पहली लाइन में हो सकता है शब्दों का कुछ व्यतिक्रम हो जाए, घर से तो करके चले थे मामला साफ हम, ऐसा कुछ है। दूसरी लाइन है, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई, कि हम तय तो कुछ और करके चलते हैं लेकिन लिख कुछ और जाता है। उसका कारण ये होता है कि वो जो शब्द हैं वो जीवित हैं, वो मृत, भाषा मृत चीज़ नहीं है, भाषा एक जीवित चीज़ है। वो आप ही नहीं भाषा का प्रयोग करते, भाषा भी आपका प्रयोग करती है लगातार। वो जी प्रक्रिया वो एक जीवित चीज़ है जिससे आप कन्फ्रंट कर रहे हैं, संधान की प्रक्रिया उसको एक आप एक वस्तु की तरह, एक वस्तु यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, ऐसी चीज़ नहीं है भाषा। तो भाषा से जो डायलेक्टिकल रिश्ता है शब्दों से, तो उसमें मैंने वो तुम शब्द आया। अब वो क्यों आया? क्योंकि एक बहुत गहन प्यार का रिश्ता था वीरेन डंगवाल से, तो उसका तकाजा था उस प्यार का कि आप न लिखा जाए, तुम लिखा जाए। और फिर आप तमाम चीज़ें याद आती हैं। निराला जो कविता लिखते हैं, वरदे वीणा वादिनी वरदे, महाकवि निराला, ये स्कूल की मेरी प्रार्थना भी थी। जी जी, कई जगह रहती है। अच्छा, वो होनी चाहिए। ये तो मैं कहता हूँ कि भारत के जो शिक्षा की संस्थाएं हैं उनमें होनी चाहिए, ये अनिवार्य होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सारगर्भित और बहुत मार्मिक और मूल्यवान ये उनकी वरदे वीणा वादिनी वरदे। तो दे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, माँ से ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ दीजिए या दो, वर दे। तो ये कितना इनफॉर्मल है। और तुम शब्द का प्रयोग, मैं अपनी माँ को तुम कहा जीवन भर, मैंने एक बार कोशिश करके आप कहा तो बहुत अटपटा लगा, फिर कभी नहीं कहा। पिता से लेकिन आप कहा, क्योंकि पिता से उतनी
नज़दीकी नहीं होती है बच्चे की जितनी माँ से होती है। और निराला की जो दूसरी कविताएं हैं उनमें भी तुम शब्द आ रहा है, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। तो तुम शब्द लगातार आता है। जब भी हम इनफॉर्मल होंगे वो तुम आएगा, जब भी हम आत्मीय होंगे। और मैं तो गांव से आता हूँ, कानपुर ज़िले का एक गांव है, तो उसमें अवधी बोली जाती है। तो अवधी में मैं नहीं कहता कोई कि हम कानपुर गए थे। वो एक समूह है ना, हमको सर्वनाम है। एक मनुष्य अपने को समूह से अलग नहीं मानता, एक समाज का हिस्सा मानता है। हम गए थे कानपुर, और आप नहीं कहेगा कोई आपसे, वो तुम कह के ही अवधि में बात होगी। वहाँ सर्वनाम का प्रयोग इस तरह से है। तुम कह के बात होगी, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। आप जो है अलग कर देता है, थोड़ा सा अलग करता है। सम्मान का जो वो है ना, टॉल्स्टॉय ने जो कहा है कि आदर का आविष्कार किया गया था उस खाली जगह को भरने के लिए जहाँ प्यार होना चाहिए था। ये टॉल्स्टॉय का कथन है। आदर का आविष्कार किया महान गया। कथाकार। हाँ, लियो टॉल्स्टॉय। आदर का आविष्कार किया गया था उस खाली जगह को भरने के लिए जहाँ प्यार होना चाहिए था। गांधी के प्रिय साहित्यकार थे लियो टॉल्स्टॉय। बिल्कुल। आश्रम भी जो यहाँ बनाए गांधी ने, वर्धा में बनाया, और वर्धा वाले आश्रम का नाम है सेवाग्राम, और जो साबरमती आश्रम है उसका नाम शायद है सत्याग्रह आश्रम। उसके पहले उन्होंने 2 आश्रम दक्षिण अफ्रीका में बनाए थे। एक का नाम था टॉल्स्टॉय आश्रम और दूसरे का नाम था फीनिक्स आश्रम। तो आश्रम का जो प्रयोग है वो दक्षिण अफ्रीका में शुरू कर चुके थे, जिसको उन्होंने यहाँ पर फिर से उसको आगे बढ़ाया भारत में। हम यही सुनते आए कि अगर आपको बेहतर करना है तो अपनी बेहतरी के लिए आलोचना को और आपकी टिप्पणियों को, चाहे वो कितनी ही कटु क्यों ना हो, उनको बहुत गंभीरता और बहुत पॉजिटिव स्पिरिट के साथ लेना चाहिए। आपकी किताब में आप लिखते हैं कि वीरेन डंगवाल आलोचना के प्रति सहज नहीं थे। इसको ऐसे लिया जाए, वो सेमिनार का वो किस्सा आप प्लीज़ बताइएगा, जहाँ पर वो रात में बिना खाना पीना खाए और एक बुजुर्ग जो वहाँ के साहित्यकार थे, उनकी बात उनको इतनी ख़राब लग गई कि वो वहाँ पर शाम को बिना खाना खाए चले गए। जरा वो किस्सा बताएं। हाँ, वो कविता पाठ करने कानपुर में थे। असल में मेरी भेंट उनसे कानपुर में हुई और वही घनिष्ठता हुई। वो 3 वर्ष के लिए अमर उजाला के रेजिडेंट एडिटर थे कानपुर में। तो मुझे किसी कवि ने बताया कि मैंने कहा कि मेरी तो जेएनयू से पढ़ा था मैं, मेरी नौकरी लग गई कानपुर में, वीएसएसडी कॉलेज में लेक्चरर के तौर पे ज्वाइन किया मैंने 96 में, और 97 में वीरेन डंगवाल वहाँ अमर उजाला के रेजिडेंट एडिटर के रूप में, स्थानीय संपादक के रूप में आए। तो किसी ने बताया कि तो जब मैंने कहा कि मैं तो कानपुर में सर्विस करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि वो तो बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा, वहाँ तो हिंदी के एक बड़े महत्वपूर्ण कवि पहुँच गए हैं वीरेन डंगवाल। तो मैं उनसे मिलने चला गया, तो आत्मीयता हो गई। तो एक बार वो कविता पाठ करने लखनऊ से निमंत्रण आया, तो मुझसे बोले तुम भी चलो, तुम भी कविता पढ़ना। मैंने कहा मैं क्या पढ़ूंगा आपके सामने कविता, आप बड़े कवि हैं। तो बोले कोई जवाबी कीर्तन थोड़े हो रहा है, तुम अपनी कविता पढ़ना, हम अपनी पढ़ेंगे। तो गए वहाँ पे एक कक्कड़ थे, कृष्ण नारायण कक्कड़ जी, वो बड़े रघुवीर साहब के मित्र थे, वो बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो कविता पाठ हुआ। उसके बाद ये हुआ कि जो लोग यहाँ, जो गण्यमान्य लोग हैं जो सुन रहे हैं, कविताएं जिन्होंने सुनी हैं, वो अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर कर सकते हैं, अपने मंतव्य साझा कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने, कक्कड़ साहब ने जो बोला वो थोड़ा क्रिटिकल था डंगवाल जी के प्रति। जैसे उनकी कविताओं में छंद भी आता है ना, वीरेन जी की कविताओं, तो सरलता की तरफ दिखता है कि वो उन्होंने कहा कि ये छंद वंद और कुछ क्या मतलब सरलीकरण है, ऐसा कुछ कहा वीरेन डंगवाल में। और उसके मुकाबले ये थोड़ा मेरे लिए आश्चर्यजनक था कि उन्होंने मैंने जो कविता सुनाई थी उसको थोड़ा अच्छा बताया कि ये अच्छी कविता है, उल्टा हो गया मतलब। तो उसके कार्यक्रम के बाद मैं तो ये सोच के गया था, शाम थी शाम, और देर शाम हो गई थी कार्यक्रम ख़त्म होते होते। तो हमने सोचा कि रात में यहीं स्टे करेंगे लखनऊ में,
खाना पीना होगा। तो वीरेन जी बोले नहीं, वो उनकी एक वैन थी, उन्हें अमर उजाला से एक वैन मिली हुई थी, तो उसी से कहा कि लौट चलना है, कानपुर चलना है जल्दी। तो मैं बड़ा चकित हुआ। तो खैर एक उसमें वैन में बैठ गए। जब वो लखनऊ के शहरी इलाके के बाहर आ गई वैन, तो और रास्ते में काफ़ी वो तनाव में थे, तो कहने लगे कि अब ये शायद इसमें लिखा है कि वो बूढ़ा क्या कह रहा था। हाँ, अचानक बहुत कुछ मील जब आगे निकल आए आप जी लोग, जी, लखनऊ से कुछ मील बाहर आ गए, तो मुझसे बोले वो बूढ़ा क्या कह रहा था। मतलब वो बात उनको अभी तक लगी हुई थी। वो उनको आहत हुए उससे, उनके कमेंट से। लेकिन ये बात सही नहीं है कि वो आलोचना के प्रति असहिष्णु थे, आहत थे। असहिष्णु एक अलग चीज़ है कि वो हमलावर हो जाए। असहज कह सकते हैं। असहज इसलिए हुए थे कि वो अपनी कविता को बहुत डूब कर लिखते थे, अपना बेस्ट देते थे। तो जब आप बेस्ट देते हैं, मान लीजिए आप आपकी फिल्म रिलीज हो और फिल्म जो है वो पिट जाए, तो उसको बुरा लगेगा ना। वो तो बुरा लगने की बात थी। वो असहिष्णु इसलिए नहीं थे कि मैं उनसे कह देता था कि आपकी ये कविता कमज़ोर है। जैसे एक कविता थी, बहुत फेमस कविता है, वो गाई जाती है, उसको गाते हैं जो वामपंथी संगठन है, आएंगे उजले दिन ज़रूर आएंगे। तो मैं उनसे कहता था कभी कभी कि ये कमज़ोर कविता है आपकी। तो कहते थे क्यों? मैंने कहा उजले दिन कैसे आएंगे, मुझे तो कोई आशा नहीं दिख रही है उजले दिनों की। ये तो एक आशावाद है इस कविता में जो कि थोड़ा सा मुझे बनावटी लगता है। तो कभी भी वीरेन डंगवाल नाराज़ नहीं हुए, चुपचाप सुन लेते थे। तो मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण कवि, एक बड़ा कवि कभी अपनी क्रिटिसिज्म को लेकर असहिष्णु नहीं होता है। उसको विनम्र हो सकना चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर सकना चाहिए। उसको जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी कमज़ोरी से उबरने का रास्ता खो देंगे। तो अच्छा, अब प्रशंसा जब होती थी, जैसे नामवर सिंह ने बहुत प्रशंसा की थी श्रीकांत वर्मा पुरस्कार समारोह में उनकी, जो कहा था मुझे, जो दिल्ली में हुआ था। जी जी बिल्कुल, वो शब्द नामवर जी के आज तक याद है मुझे, मैंने इस किताब में कोट भी किए हैं। तो मैं बरेली में जब मिलने गया वीरेन डंगवाल जी से, एक बार गया था, उनके कॉलेज में थे वो, तो मैं हिंदी के वो भी थे, वो प्रोफेसर भी। तो मैं मिलने गया तो मैंने कहा कि सर वो नामवर जी ने ऐसा कहा था, वैसा कहा था। तो थोड़ा परेशान से रहते थे, हमेशा खुश भी रहते थे और परेशान से भी रहते थे। तो बोले कि मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो उन्हें अपनी प्रशंसाएं भी याद नहीं रहती थीं। और कई बार मैंने कहा कि फलाने आलोचक ने आपके बारे में ऐसा कहा, उन्होंने वो प्रशंसा की। तो एक बार किसी ने इनका नाम ले दिया, शायद मैनेजर पांडे जी ने, दिल्ली में साहित्य अकेडमी के। मैनेजर पांडे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन संबंधित रहे और उनका हिंदी साहित्य पर, हिंदी साहित्य के इतिहास पर बहुत शानदार उनका योगदान है। तो उन्होंने एक बार अच्छे कवियों के रूप में वीरेन डंगवाल का नाम लिया अपने भाषण में। तो मैंने बाहर निकल के कहा कि आज तो पांडे जी ने आपका नाम लिया। अरे कहा कि मुझे देख लिया होगा। ये इसमें एक आलोचना भी है हिंदी जगत की कि लोग देख लेते हैं तो नाम ले देते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट सीरियस, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। गंभीर और जिम्मेदार सच्चे लोग नहीं हैं। कवि की अनुपस्थिति में कवि की कविता पर काम करने वाले लोग नहीं हैं। या सिर्फ कविता पर ही बात हो, कवि तो उसका एक गौण हिस्सा है ना। जी जी, सिर्फ कविता या जो आप लिख रहे हैं, जो आप कंटेंट बना रहे हैं, अगर अपनी भाषा में कहूं, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन उसकी उपस्थिति या उसकी सदैव उपस्थिति का होना क्यों कर जरूरी हो। जी जी बिल्कुल। वो इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे देख लिया होगा, मैंने लिखा है इस किताब में, इसलिए मेरा नाम ले दिया। लेकिन वैसे काम नहीं कर रहे हैं, ये इशारा है इसमें। गर्मियाँ आने वाली है और देखा हमने ये भी कि वीरेन डंगवाल 40 रुपए में जन्नत खरीद लाए थे। जरा वो किस्सा बताएं। वो किस्सा ये है कि हम किसी साहित्यिक कार्यक्रम में दिल्ली आए हुए थे। तो एक कमरा था, उस कमरे में मतलब शेयर्ड रूम था, तो उसमें वीरेन डंगवाल भी थे, मैं भी था। और मई जून की जलती हुई दोपहरी थी और मुझे जाना था शायद भारतीय ज्ञानपीठ के दफ्तर रविंद्र कालिया जी से मिलने, क्योंकि वो नया ज्ञानोदय के एडिटर थे। तो मैंने कहा चलिए सर, मैं सर कहता था उनको, भारतीय ज्ञानपीठ चलते हैं, कालिया जी से मिलते हैं। बोले मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत इसरार किया लेकिन वो तैयार नहीं हुए। उसका कारण ये था कि वो बड़े बड़े संस्थानों में जाते नहीं थे।
उनको पसंद नहीं था। उनको जो उनका आत्माभिमान था उसके विरुद्ध लगता था उन्हें। ये मिलता भी है क्योंकि वीरेंद्र डंगवाल एक बड़े प्रकाशक जब उनके घर पे आते हैं और वो किताब के लिए उनसे इसरार करते हैं कि आप ये किताब छपवा लीजिए, तो कहते हैं आप बड़े संपादक हैं, मेरी आपसे बन नहीं बड़े पाएगी। आदमी हैं। आप बड़े आदमी। एक प्रकाशक गए थे उनके घर, बड़े प्रकाशक हैं वो, उनसे किताब मांगी उनकी, कविता संग्रह नया। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, मुझे बताया था कि अरे आप बड़े आदमी हैं, आपसे हमारा बन नहीं पाएगा या चल नहीं पाएगा। तो वो एक उनके लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो ज़्यादा मायने रखती थी। तो वो बोले मैं नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ और मेरे लिए ऐसा करना, मई जून की जलती हुई दोपहर में कह रहे हैं, बियर लिए आना। बियर प्रसंग है वो। बियर ठंडी होती है और उससे थोड़ा उन्हें ताजगी मिलेगी और थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या किया कि वो केन मिल रहे थे, केन बियर के छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, बियर में कोई ख़ास नशा तो होता नहीं, तो मैंने 4 केन खरीद लिए कि 2 हम पी लेंगे, 2 उनको पिला देंगे। तो मैं उसको ले गया, उन्होंने पिया, 1 केन पी रहे थे वो। तो हल्का सा एक जो नशा होता है वो बियर से भी तो आता है। तो वो जब आया उनको सुरूर, तो गालिब का बड़ा अच्छा शेर भी है इस पर, शराब पे, मैं से गरज नशात है किस रूसिया को। यानी कि वो कौन सा कलंकित आदमी है जिसको मैं से गरज है, यानी कि शराब से मतलब है, वो शराब पीना जो चाहता है वो तो कोई कलंकित आदमी होगा। मैं से गरज नशात है किस रूसिया को, एक गूना बेखुदी मुझे हर वक्त चाहिए, ऐसा कुछ है। गूना बेखुदी यानी हल्का सा एक जो आत्मविस्मृति है, हल्की सी आत्मविस्मृति, उसके लिए कहा है कि हल्की सी आत्मविस्मृति चाहिए, जो यथार्थ का शिकंजा है ना उससे हल्का सा मुक्त करती है। थोड़ा सा विचलन चाहिए कि आप अपने वर्तमान को, उसकी मुश्किलों को, उसकी कठिनाइयों को, उसकी दुर्हुताओं को भूल सकें कुछ जी देर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन किया। उसी में ये उनकी महान पंक्ति आती है, खामोशी ही से निकले है जो बात चाहिए, गालिब की है। एक गूना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। जी, मैं दिन रात जो है एक हल्के से सुरूर में रहना चाहता हूँ। ये मिर्ज़ा गालिब की उनके तो बहुत ग्रेट बड़े कवि, बहुत ही बड़े। तो खैर, मैंने वो जब उन्होंने केन पी रहे थे, सुरूर आया तो मुझसे बोले ये कितने रुपए की मिली? अच्छा, वो लोअर मिडिल क्लास, निम्न मध्य वर्ग के वो भी थे, हम भी थे। अध्यापक क्या होता है, अब भूमंडलीकरण सभ्यता में थोड़ा जरूर चेंजेज आए हैं, निम्न मध्य वर्ग हो गया है, लेकिन उस समय तो वही था। तो बोले कि कितने रुपए का मिला ये केन? तो मैंने कहा कि 40 रुपए का, मुझे एग्जैक्टली याद है। तो बहुत खुश हुए और एक वाक्य बोले, वो इसी तरह कविता लिखते थे, इसी तरह की भाषा बोलते थे। बोले 40 रुपए में जन्नत मिल रही है। एक जन्नत प्रेम की दुनिया में भी होती है। जी। और मुझे बहुत सुंदर लगा जब उनकी यात्रा को पढ़ रहा था कि वो प्रेम के प्रति इतने कोमलता से भरे हुए कि कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने बचाया है या मुझे नर्सों ने बचाया या मुझे दवाई ने बचाया, मैं नहीं जानता। हाँ। या तुम्हारे प्रेम ने मुझे बचाया, ये मैं नहीं जानता। शादी से बचकर फिर भाग क्यों गए थे कैंची में? शादी जो होती है ना, उस शादी का मतलब वहाँ अरेंज्ड मैरिज है ना। तो अरेंज मैरिज हुई उनकी, तो कहीं शादी तय कर दी, मतलब माता पिता ने। इलाहाबाद की हैं शायद वो भाभी जी, रीता भाभी, रीता डंगवाल। तो अब अरेंज मैरिज मतलब वो शादी तय कर दी गई, तो उसको लेके थोड़ा अनईजी थे, वो असहज थे कि पता नहीं कौन सी लड़की होगी, क्या होगा। हालांकि उसका भी एक वो होता है, सुमित्रानंद पंत ने, शादी तो नहीं हो पाई उनकी पंत जी की, लेकिन उनकी एक कविता है भावी पत्नी के प्रति। तो उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा वो कामना थी उनमें शादी की, लेकिन वो हो नहीं पाई किन्हीं कारणों से। और फिर जब नहीं हो पाती है तो ना होने की स्थिति से ही लगाव हो जाता है। ये हमारे सब नौजवान निकाल के खोजेंगे आज इसको। अब उनकी कविता है, न जाने किस गृह में अनजान, पंत जी की कविता है, न जाने किस गृह में अनजान छिपी हो तुम स्वर्गीय विधान।
तो वो जो 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 एक अंग्रेजी में एक कहावत है ना कि मैरिजेज आर मेड इन हेवन, तो स्वर्ग से ही जोड़ियां तय होकर आती हैं। स्वर्ग से तय होकर आती है। तो वो शायद उसकी भी उसका उससे प्रेरित होकर पंत जी ने लिखा, ऐसा नहीं है। पंत जी का अपना रोमांटिसिज्म है कि वो लिख रहे हैं कि न जाने किस गृह में अनजान छिपी हो तुम स्वर्गीय विधान। तो पंत जी तो उसको लेके भावुक हो रहे थे, आकृष्ट हो रहे थे। लेकिन वीरेंद्र डंगवाल पंत की तुलना में थोड़ा, दोनों पहाड़ से आते हैं। हाँ, वो टेहरी गढ़वाल और वो कौसानी। हाँ, पंत भी कौसानी से आते हैं और वीरेंद्र डंगवाल भी टेहरी गढ़वाल से। नहीं, कीर्तिनगर। हाँ, कीर्तिनगर टेहरी गढ़वाल का हिस्सा है। जी जी जी, टेहरी गढ़वाल का। वो वही हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है, उसी के पास उनका गांव है। मैं वहाँ भी गया हूँ एक बार, वीरेंद्र डंगवाल के गांव। तो वो नदी के किनारे है, गंगा के किनारे। वहाँ गंगा का नाम कुछ और है, अलकनंदा। हाँ, क्योंकि वहाँ नदी बहुत दुबली है, नीचे आके हरिद्वार में बहुत उद्दाम प्रवाह उसका हो जाता है। तो विश्वास नहीं होता है कि जो एक दुबली सी क्षीण धारा थी वो इतनी सशक्त और इतना चौड़ा पाठ हो गया उस पर आप ही इसी किताब में लिखते हैं कि समय होत बलवान। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल होता है, वो बहुत ताकतवर समय होता है। मीर का एक शेर है ना, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। तो जिन सिंहासन का जो अभिमान होता है ना, वो एक ऐसा भी समय आता है जीवन में जब आपको लोग जो है, जो आपको हाथों हाथ ले रहे हैं, सिर माथे बिठा रहे हैं, वही लोग कहते हैं कि ये आदमी देश के लिए अच्छा नहीं था। खैर, हम ब्याह पर लौटते हैं। जी जी। तो मैं जब उनकी अरेंज मैरिज तय हुई तो वो उसको लेके, उससे बचने के लिए कैंची, एक बड़ा खूबसूरत सा कस्बा है वो वहाँ पे उत्तराखंड में, तो वहाँ भाग गए वो कैंची। अच्छा, शादी तय हो गई और भाग गए हैं। हाँ, वो मुझे दिखाया था, एक बार गाड़ी गुजरी वहाँ से। मैं एक बार नैनीताल गया था या कहीं गया था, तो वीरेंद्र डंगवाल मेरे साथ थे कार में। तो बोले ये वही जगह है जहाँ मैं भाग आया था शादी से बचने के लिए। साथियों, इस खेल के नियम बहुत कठिन हैं, कृपया अपने रिस्क पर खेलें। हाँ जी। तो उनके जो मामा थे वीरेंद्र डंगवाल जी के, उनको भेजा गया, उनके माता पिता ने भेजा होगा कि ढूंढ के लाओ कहाँ गए वीरेंद्र। तो ढूंढ के लाए गए, मामा ने पकड़ लिया कैंची में, मतलब खोज लिया, कोई रिश्तेदारी थी उनकी कैंची में, वो लाए गए। शायद कैंची में ही मामा जी का घर था या जो भी हो, मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है। लाए गए और फिर वो शादी हुई और शादी सफल है। वो मतलब वो कई बार क्या होता है ना, विवाह के बाद प्रेम हो जाता है, कई बार प्रेम को विवाह में लोग बदल देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अरेंज मैरिज में बाद में प्रेम का विकास ना हो, लेकिन कई बार नहीं भी हो पाता, वो बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। तो शादी के प्रति वो, जैसे मेरी भी थोड़ा लेट मैरिज हुई, उसका एक कारण वीरेंद्र डंगवाल भी हैं। क्योंकि मैं जब उनसे मिला तो मैं कितने 25-26 साल का था, तो मुझे हमेशा डिस्करेज करते थे कि शादी मत करना। तो मैं कहता था कि शादी के बिना काम चल जाएगा क्या? तो कहते थे हाँ, जब तक चल सके चलाओ, उसके बाद तो दिक्कत होगी। मतलब वो उसको बंधन मानते थे एक विवाह को, और उसको इंसान की जो फ्रीडम है ना उसमें बाधा मानते थे, और मानते थे कि जो जितने अच्छे काम हैं, जो भी सुख हैं, वो तभी तक संभव है जब तक विवाह नहीं हो रहा है। तो मुझे एक वो भी रहीम का एक दोहा सुनाते थे, रहीमन ब्याह बियाद ही है। बियाद ही मतलब व्याध ही है, एक संकट है। हाँ, एक मतलब बहुत बड़ी समस्या है जो आप कह रहे हैं, एक संकट है, झमेला है। रहीमन ब्याह बियाद ही है, सकहु तो जाहु बचाए, अगर संभव हो तो बचा जाओ। इसमें ये बहुत खूबसूरत कविता है, क्योंकि इसमें बहुत ही जो ना, कविता जो अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है, सुंदर होती है, वो बहुत तनी हुई रस्सी की तरह होती है। सकहु तो जाहु बचाए, यानी अगर संभव हो तो बचा जाओ। इसमें व्यंजना है कि संभव नहीं है, मुश्किल है बचा जाना, तो इसलिए वो कह रहे हैं सकहु तो जाहु बचाए। और अगली पंक्ति है, पायन बेड़ी परती है, ढोल बजाए बजाए। अच्छा, ढोल बजा करके पाँव में बेड़ियां पड़। शादी में ड्रम्स बजते हैं, बैंड बजता है, तो बैंड बजा के आपके पैरों में जंजीर डाल दी जाती है, बंधनों का एक नया विन्यास। मैं ये समझना चाहता हूँ कि वीरेंद्र डंगवाल जी से
आप पहली बार आपकी मुलाकात कब रही, और इसी किताब में आप बड़े क्षोभ, बड़ी पीड़ा के साथ लिखते हैं कि अंतिम दिनों के बरसों में, अंतिम दिनों में, अंतिम बरसों में आप उनके साथ बहुत दिनों तक नहीं रह पाए। आप उन्हें ये भी नहीं बता पाए कि मैं आपके बारे में बहुत सोचता रहता हूँ, जी जी नहीं। या मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और वो एक अबोला सा आंसू जो आपके कंधे पर गिर गया था जब वो आपसे जेठ भर रहे थे, वो बहुत जरा मार्मिक वो है। पूरी बताएं। पहली मुलाकात तो, पहला दर्शन तो वहीं हुआ जब श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला उनको। तो मीर का जो कथन, मीर का शेर है ना, असल में प्रेम जो है ना, ये भी एक प्रश्न है कि स्त्री पुरुष प्रेम और पुरुष का पुरुष से जो प्रेम है उसमें एक फ़र्क है। स्त्री पुरुष प्रेम में प्रेम का दोहरा स्तर है, यानी कि वो एक मानसिक संबंध भी होता है, संवेदनात्मक रिश्ता होता है, और दैहिकता का भी एक आयाम होता है स्त्री पुरुष प्रेम में। लेकिन पुरुष से प्रेम में वो दैहिकता वाला आयाम नहीं होता है। तो मैंने एक दोस्त से अपने पूछा था कि दोनों प्रकार के प्रेम में क्या फ़र्क है, तो उसने एक दार्शनिक जवाब दिया था। उसने कहा कि प्रेम का रंग तो एक ही होता है, ये दैहिकता वाली बात कोई मायने नहीं रखती। तो वो इसीलिए मुझे मीर का शेर याद आता है कि वो जो पहला दर्शन था वो तो उस कार्यक्रम में था। तो उसमें एक रोज़ मिलने पे नहीं निस्बते इश्की मौकूफ़, मीर का शेर है कि रोज़ मिलने पे नहीं निस्बते इश्की मौकूफ़, यानी इश्क का जो रिश्ता है, प्यार का जो रिश्ता है, वो रोज़ मिलने पे निर्भर नहीं है, उम्र भर एक मुलाकात चली जाती है। एक मुलाकात से पूरी उम्र गुजारी जा सकती है। एक मुलाकात के उसका जो सौंदर्य है, उसके इम्पैक्ट में पूरी ज़िंदगी आदमी रह सकता है। जिसको कीट्स ने कहा ना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। तो वो पहला दर्शन तो वहाँ था। दूसरी भेंट मेरी वहाँ हुई जब मैं बरेली एक बार गया, तो कॉलेज में इनके चला गया मिलने। बरेली कर्मभूमि रही, बरेली उनकी कर्मभूमि रही। बरेली कॉलेज बरेली में वो प्रोफेसर थे, और वहाँ उनके कॉलेज में जब मिलने गया तो उन्होंने कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, और मैं अगर तुम्हारी पहले खबर आती तो मैं अपने घर में तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देता, तुम होटल में क्यों रुके हो। तो वो दूसरी भेंट थी। लेकिन प्रॉपर जो भेंटें शुरू हुई वो कानपुर में हुई, घनिष्ठता कानपुर में बनी। यहाँ से मैं आपको एक बहुत मार्मिक प्रसंग है जिसमें आपने वो रूपक लिखा है कि जब आप वीरेंद्र अंगवाल के चेहरे को देखते हैं और जब आप तंबाकू, माफ़ी कीजिएगा, पान या तंबाकू खा रहे थे, तो क्या कहा था उन्होंने आपसे? एक प्रसंग इस किताब में नहीं लिखा है मैंने, प्लीज़ बताएं। वो बताता हूँ, और एक जो लिखा है उसका हल्का सा थोड़ा सा बताता हूँ। वो नैनीताल में कोई साहित्यिक कार्यक्रम था, तो उसमें मैं भी पान खाता था, तंबाकू खाता था। अब तो मैंने छोड़ दिया, 4-5 साल से ज़्यादा हो गया। तो पान खा रहा था मैं, तो वो उन्होंने देखा, बोले क्या खा रहे हो। उनको माउथ कैंसर हो गया था, तो एक ऑपरेशन हो चुका था और वो ठीक हो गए थे, स्वस्थ हो गए थे। लेकिन उनको बहुत अफसोस था उसका कि बीमारी हुई और ऑपरेशन हुआ। तो मुझसे बोले कि मत खाया करो पान। फिर बोले जब ज़्यादा इच्छा हुआ करे तो मेरे चेहरे को याद कर लिया करो। और आप लिखते हैं इसमें? जी, बहुत मार्मिक है। मैं इसको लिखते हुए रोया हूँ कई बार, इस किताब को कई बार मैं घर में रोने लगता था। कितने वर्षों का साथ रहा आपका और वीरेंद्र? केवल 2.5-3 बरस का साथ रहा कानपुर में। तो इसीलिए तो मैंने कहा ना, उम्र भर एक मुलाकात चली जाती है। हालांकि वो 2.5-3 वर्षों में जो उनसे घनिष्ठता थी बहुत थी। उनके घर में मैं, चूँकि वो अपना परिवार नहीं लाए थे, रीता भाभी को, बच्चों को कानपुर नहीं लाए थे, अकेले रहते थे फ्लैट में, तो उसी में मैं खाता पीता था, सो जाता था। वहाँ रहते ना जिसे अब VIP रोड कहा जाता है? जी, VIP रोड, पार्वती बागला रोड, आपको तो याद है चीज़ें। तो बहुत ही आलीशान फ्लैट था, अमर उजाला के मालिक का था वो, या अखबार का था कह लीजिए। तो उसको कोठी कहा जाता था। हाँ, दफ्तरी भाषा में फ्लैट नहीं, कोठी। अमर उजाला के दफ्तर में लोग कहते थे कोठी। तो उसी में मैं सो जाता था, रहता था वहाँ। और उनका एक बहुत ही तकिया कलाम था। जब मैं शाम को या रात में कहता था अब चलता हूँ सर, कहते थे कहाँ जाओगे यार, तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेला हूँ। और उसके शौकीन थे, मतलब
दोस्ती के और खान पान के भी शौकीन थे। तो वो जीवन को जीते थे, मतलब जैसे मैंने कहा ना फुल ब्लेडेड कविता है, उसी तरह से उनका जो जीवन जीने का अंदाज था उसमें भी वो चीज़ थी कि पूरा जीना है, जिसको पाश कहते हैं ना कि मैं इसका मुझे उस तरह से चाहिए ज़िंदगी जैसे कि तंबाकू में निकोटीन होता है, बिल्कुल घुला हुआ मिला हुआ, जिसे हाँ, आप विच्छेद ना कर सकें, जिसे आप अलग ना कर सकें, जैसे कि जैसे लहर और पानी का है। जी जैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि तंबाकू में निकोटीन होता है, जैसे कि वो कहते हैं गुड़ में, शब्द भूल रहा है, बड़ी मशहूर कविता है पाश की वो। तो खैर अब गलत शब्द अगर याद नहीं आ रहा है तो गलत शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, क्योंकि कविता से इनजस्टिस होगा। हमने तो यही सीखा बुनियादी तालीम में ही है, व्हेन इन डाउट कट इट आउट। जब भी आपको शंका हो, कोई शुबहा हो, आप उस चीज़ को बिल्कुल हटा दीजिए ताकि सूचना बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से और विश्लेषणात्मक रूप से भी बिल्कुल सही पहुंचे। तो वो बचाते थे, जैसे पान से उनको हुआ था कैंसर, तो एक नोबल इंसान जो होगा, सबलाइम होगा, उदात्तता होगी उसमें, वो ये नहीं चाहेगा कि मेरी तरह इसको भी कैंसर हो जाए। तो ये एक बड़ी बात थी उनमें। जैसे कि एक और उदाहरण दे रहा हूँ, उनके एक मौसी के लड़के कजिन थे, कानपुर में रहते थे, रिटायर्ड कर्नल थे मिलिट्री के। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि किसी व्यक्ति के सम्मान को आहत करना मेरा पर्पज़ नहीं है। नहीं, वो उनकी निजता का सम्मान। हाँ, तो वो मिलिट्री में कर्नल रहे थे, अब पता नहीं हैं दुनिया में कि नहीं, वो रिटायर्ड थे। तो उनके घर एक बार उनसे मिलवाने मुझे ले गए वीरेंद्र नंगवाल। मुझे मिलवाने क्या, वो मिलने गए उनसे, तो मुझसे भी कहा कि तुम भी चलो, तुम मेरे मित्र हो, ये इसरार करते थे वो। जहाँ वो आमंत्रित हैं मैं नहीं आमंत्रित हूँ खाने पर, ये प्रसंग है इसमें, वहाँ भी ले गए। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मुझे थोड़े आमंत्रित किया उन्होंने। अरे बोले तुम दोस्त हो हमारे, यार कैसी बात कर रहे हो, मैं उनसे कह दूंगा कि मेरा दोस्त है और मैं इसके बगैर नहीं आ सकता था। तो खैर एक जगह ले गए थे, वो एक तीसरा प्रसंग है, वो साहित्यकार गिरिराज किशोर जी थे, तो उनके घर वो खाने पे आमंत्रित थे। तो मुझसे बोले तुम भी चलो यार, वो गिरिराज जी ने बुलाया है। तो मैंने कहा मुझे थोड़े बुलाया है, अब वो बुरा मानेंगे कि एक और लेके चले आए। तो बोले बुरा कैसे मानेंगे, तुम दोस्त हो हमारे। तो खैर मैं गया, तो वहाँ क्या कहते हैं, वो चकित करते थे। वीरेंद्र नंगवाल वॉज अनप्रिडिक्टेबल, लाइक एक बहुत श्रेष्ठ कविता भी अनप्रिडिक्टेबल होती है, उसकी अगली पंक्ति में क्या आएगा, यू नेवर नो। उसी तरह से उनका व्यक्तित्व था। तो वहाँ जाके कहते हैं गिरिराज जी से कि पंकज आ नहीं रहा था मेरे साथ, क्योंकि इसको संकोच था कि आपने इसको तो बुलाया नहीं है। तो मैंने इससे कहा कि तुम थोड़ा कम खा लेना। अब वो भी संकोच में पड़ गए गिरिराज जी भी, बोले कम की क्या बात है, मतलब उनको भी डिफेंसिव बना देते थे। वो उनकी एक थी कि वो जिस तरह का व्यक्तित्व था, वो हमेशा सामने वाला डिफेंसिव हो जाता था, ऐसी बात कह देते थे। ऐसे असंख्य चीज़ें मुझे याद हैं। तो उनके यहाँ ले गए कर्नल साहब के यहाँ, तो वो कर्नल साहब क्या शौकीन थे, मिलिट्री के रिटायर्ड कर्नल थे, तो वो ड्रिंक्स वगैरह के शौकीन थे, पीते थे। तो मुझसे बोले कि ये तो चला जाएगा बरेली, कुछ दिनों के लिए आया है यहाँ रेजिडेंट एडिटर बन के, इनका बेसिक जॉब तो कॉलेज वाला था ना, प्रोफेसर वाला, उससे छुट्टी लेके आए थे वो कानपुर। तो कहा छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, ये फिर से कॉलेज चले जाएंगे, कानपुर भी छोड़ देंगे, तुम ऐसा करो तुम आया करो मेरे घर, तो शाम को बैठेंगे पिए पिलाएंगे। तो वो प्रसंग मैंने इसमें नहीं लिखा है। तो बाहर आके वीरेंद्र नंगवाल जब कार में बैठे तो मुझसे बोले तुम इसके यहाँ मत जाना। अच्छा। हाँ, तो मैं चौंका, मैंने कहा ये तो वो तो बुला रहे हैं हमें और आपने मिलवाया, और आपने मिलवाया, आप मना कर रहे हैं। तो बोले नहीं, तुमको ये शराबी बना देगा। आपको मना करते हैं वो एक नए एडिटर से जो अखबार के नए संपादक बनने हैं, उनसे मिलने के लिए भी मना करते हैं। आए थे हाँ। वो क्या किस्सा रहा? मैं अमर उजाला के दफ्तर जाता था, वीरेंद्र नंगवाल से मिलने बैठा रहता था, फिर वो घर ले जाते थे अपने, वो सब वही दोस्ती वाली बात है। तो अब आप महानगर में हैं, मतलब देश की राजधानी में रह रहे हैं, आप शायद अंदाज़ा ना कर सकें कि कानपुर जैसी जगहों में किसी अखबार का रेजिडेंट एडिटर जो है एक बड़ा आदमी होता है, मतलब पावरफुल होता है वो। और एक मतलब ये मान के चलिए कि जैसे कि उसकी वो हैसियत होती है जैसे कि छोटी मोटी कोई रियासत हो उसके पास। तो अचानक वीरेंद्र जी ने निर्णय लिया कि अब कानपुर में नहीं रहना है, लौट गए वो बरेली। तो एक नए जो एडिटर थे उन्होंने आके वहाँ ज्वाइन किया।
तो जब ज्वाइनिंग हुई नए की और पुराने ने नए को ज्वाइन कराया, जो पदभार का वीरेंद्र नंगवाल ने कुर्सी छोड़ी अपनी, उनको बैठाया, तो मैं उस मौके पे था। तो कुछ मेरी सराहना की, मैं प्रिय था उनका, वीरेंद्र जी का, तो उन्होंने सराहना की कि ये पंकज है, ऐसा है वैसा है, कवि है। और तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, संकोच मत करो, संकोच मत करना। नए संपादक ने कहा आप लिखते रहना अमर उजाला। अमर उजाला में लिखवाते भी थे मुझसे वीरेंद्र नंगवाल, लेख मेरे कई छपे उसमें। तो बोले कि आप हमारे कार्यकाल में भी लिखते रहना, आते रहना। तो उस समय वीरेंद्र नंगवाल कुछ नहीं बोले। जब उनके घर में जा रहा था, रास्ते में उससे कहा कि तुम यहाँ मत आना, अच्छा, इनसे मिलने मत आना। क्यों? क्योंकि लेखक का एक आत्मसम्मान होता है। वो जो खुरदुरापन है, वो जो ठसक है, वो जो फक्कड़पन है जी अपनी जी भाषा में, तुम यहाँ मत आना। मैं दोस्त था, मेरी बात अलग थी। मैं फिर आंसू आ गए हैं। टाइम ले, तो मेरी बात अलग थी। पानी लेना चाहिए। हाँ, ये कहा कि बुलाए अगर तो चले जाना, बिना बुलाए मत आना। अच्छा, तो मेरी मतलब मुझे आंसू इसलिए आ गया कि उन्होंने कहा कि मैं दोस्त था, मेरी बात और आप पानी प्लीज। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ आप जी जी हाँ जी। बातचीत के क्रम को मार्मिकता से थोड़े चौहल पर ले आते हैं। जी जी। कमीज प्रसंग क्या है आपके और वीरेंद्र नंगवाल जी का? कमीज तो बहुत ही एक अच्छा जीवन, एक अच्छी कविता एक ही रस की नहीं होती है। मतलब जो काव्य शास्त्र में रस बताए गए ना, 9 बताए गए, फिर किसी ने एक और जोड़ा, 10 हो गए। तो वो सारे रस होने चाहिए। अगर आपकी कविता अच्छी है तो वो केवल आक्रोश क्यों होना चाहिए उसमें तो करुणा भी होनी चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, हंसी भी होनी चाहिए। अगर आप हंसना भूल गए हैं तो ये मतलब आपको अपना कुछ मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। देयर इज सम प्रॉब्लम, डिप्रेशन हो सकता है। और आप इसमें कहते हैं कि नाखुश होना गंभीरता की निशानी नहीं, बिल्कुल नहीं, निशानी नहीं है। हाँ, नाखुश होना गंभीरता की निशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वो उनकी त्रिनेत्र जोशी उनके मित्र थे वीरेंद्र नंगवाल के, तो उन्होंने वीरेंद्र जी पर एक लेख लिखा है। तो उसमें लिखा है कि उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो उसकी मौजूदगी में आप उदास नहीं रह सकते थे। वो हमेशा कुछ ऐसा कर देता था कि आप हंसने लगेंगे। तो एक बार ये तो आदत थी उनमें कि वो बोले कि कमीज़ बहुत अच्छी पहने हो, तो ये मुझको दे दोगे क्या? अच्छा, आपसे कमीज मांगी? हाँ। अच्छा, तो मैंने कहा क्यों नहीं दे, आपके लिए कुछ भी हम दे देंगे, ऐसी क्या बात है, कमीज़ की क्या बात है, कमीज़ तो बहुत छोटी चीज़ है। तो बोले अच्छा तो दे दो। तो मैंने उतार के दे दी, उन्होंने अपनी उतार के मुझे पहना दी। तो इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं बगल में बैठा था उनके, तो मैंने थोड़ा सा उनकी कमीज़ की ओर देखा, वो बहुत अच्छी कमीज़ थी। तो बोले, हाँ, तो बोले कि तुम जो है तुलना कर रहे हो क्या कि कहीं घाटे में तो नहीं रहे। आप अक्सर अपने निर्णयों को यूं ही रिविजिट करते हैं, ये तय करने के लिए कि कैसा रहा। हाँ। इस बातचीत को उसके उत्तरार्ध में जाते हुए इस किताब में एक पंक्ति आती है कि मेहनत से और बिगाड़ पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई इंसानी ताकत उससे सुधार नहीं सकती। जी जी जी। कवि या कविता बनने पर, क्योंकि मुझे याद है इसी किताब में जिक्र करते हैं कि वीरेंद्र नंगवाल साहब से वो दौर ऐसा था, जैसे विराट कोहली से रन नहीं बनते तो वीरेंद्र नंगवाल साहब से कविता नहीं लिखी जा पा रही थी। तो वो कहते हैं कि हमने कोई ठेका थोड़ी लिया बहुत है। अच्छा, और बहुत परेशान और बहुत दुखी, मतलब मैं इसको कहूँ कि विभ्रम में नहीं है कि मुझे लिखना है और पैनिक कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो कविता कैसे लिखी जाए? क्या वो अपने आप चली आएगी या उसके लिए तैयारी करनी होती है? जो नए कवि, जो नए पाठक हैं हमारे, जो लिखना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा उनको इंगित करते हो आप बताएं। ये जो पंक्तियां आप कोट कर रहे थे अभी कि मेहनत से और बिगाड़ होगा पैदा, कोई इंसानी कोशिश उसे सुधार नहीं सकती, कुछ ऐसी लाइनें हैं। ये असद जैदी जो बहुत अच्छे कवि हैं हिंदी के, उनकी पंक्तियां हैं। और वो कविता पर ही है, वो कविता कि अगर आप उसको कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो कविता बिगड़ जाएगी। कविता से जो रिश्ता है कवि का या इंसान का और जो प्रेम है, दोनों में डेमोक्रेसी होनी चाहिए।
कविता अपने मन से आएगी। जैसे आपकी जो प्रेयसी होगी वो अपने मन से आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो आप भी फिर लोग तेजा फेंक देते हैं। तो ये तो भयानक है ना। तो वो प्यार है ही नहीं जिसमें लोकतंत्र ना हो। हाँ, वो अब आप सोचिए, ये तो मुझे याद आ गया उनका प्रसंग सार्त्र का। सार्त्र जो थे बहुत बड़े विचारक थे। एक बार छात्रों का एक आंदोलन था फ्रांस में राष्ट्रपति सरकार के खिलाफ, उसका नेतृत्व किया था सार्त्र ने। तो मैं राष्ट्रपति का नाम भूल रहा हूँ। तो जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें राष्ट्रपति से लोगों ने कहा कि अरेस्ट सार्त्र, उसको गिरफ्तार कीजिए, आप ये सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, उसका ये आदमी नेतृत्व कर रहा है। तो हाउ कैन आई अरेस्ट सार्त्र, वो राष्ट्रपति कहते हैं। तो वो जवाब में कहते हैं, लोग पूछते हैं कैबिनेट के कि क्या प्रॉब्लम क्या है सार्त्र को अरेस्ट करने में। तो वो जवाब देते हैं, सार्त्र इज फ्रांस। आप क्या कहना चाहते हैं, मैं फ्रांस को अरेस्ट कर लूं? क्योंकि विचार फ्रांस को। इतना सम्मान किसी बुद्धिजीवी का मैंने तो अपने जीवन में इतना बड़ा कोई प्रसंग नहीं, मतलब मैं कि जहाँ पर एक बुद्धिजीवी इतना सम्मानित हो कि वो राष्ट्रपति कह रहा है कि सार्त्र इज फ्रांस, फ्रांस को अरेस्ट कर लो। तो इस तरह से कि जो आप बात पूछ रहे थे कि डेमोक्रेटिक रिश्ता होना चाहिए कविता से, वो आएगी तो अपने जो निराला जो कविता लिखते हैं ना, उसमें कहते हैं कि उनकी एक कविता है जिसमें वो कविता और प्रेमिका दोनों का अर्थ के दो स्तरों पर वो कविता चल रही है। कि जब छंद तोड़ा था ना निराला ने, तो प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की छोटी राह, गजगामिनी वह पथ तेरा संकीर्ण कंटका कीर्ण, अर्ध विकच इस हृदय कमल में आ तू। तो वो उसको बुला रहे हैं कि तुम आओ, और छंद की राह छोटी है। तो वहाँ एक अर्थ का स्तर है जहाँ वो कह रहे हैं कि छंद में वो आशय नहीं समा पाएगा जो आशय में व्यक्त करना चाहता हूँ। और ऑन द अदर हैंड उस कविता का अर्थ ये है कि मर्यादा की राह छोटी है, मर्यादित रहते हुए प्रेम संभव नहीं है। जो तथाकथित मर्यादा है, अंडरकोट तथाकथित नैतिकता है, उन तकाजों का पालन करते हुए आप प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम अपनी मर्यादा नए सिरे से गढ़ता है। फराज कहते हैं कि थोड़ी सी गर्दिश चाहिए इश्क को। जी जी जी, अपनी नैतिकता नए सिरे से गढ़ता है। आर्यपथ कहा है सूरदास ने कि जब कृष्ण की बांसुरी सुनी, जो स्त्रियां थीं, गोपिकाएं थीं, उन्होंने जब कृष्ण की बांसुरी सुनी तो उन्होंने आर्यपथ छोड़ दिया। आर्यपथ क्या है? मर्यादा का पथ है। तो कविता के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो कविता नष्ट होगी। कविता का अगर संवेदनात्मक आवेग बहुत सशक्त है तो कविता खुद अपने को लिखवा लेगी। वही प्रेम के साथ है कि अगर वो प्रेम होगा तो वो, तो सार्त्र पर इसलिए भटक गया था मैं कि सार्त्र की जो वो सिमोन द बोआ थी, जो उनकी जीवन संगिनी थी, वो भी एक शानदार विचारक रही हैं। आपको ग्रेजुएशन के दिनों में सेकंड सेक्स जिन्होंने लिखी है, सेकंड सेक्स, जिसका हिंदी अनुवाद स्त्री उपेक्षिता प्रभा खेतान ने किया है। तो वो एक बार सार्त्र को छोड़ के चली गई थी 2-3 साल के लिए। कोई किसी और से उनको प्रेम हो गया था, और 2-3 साल बाद जब लौट के आती हैं, देखिए प्रेम कैसा होना चाहिए। तो वो प्रसंग लिखा हुआ है कि सार्त्र आंखें पलके उठा के देखते हैं कि सिमोन द बोआ लौट आई हैं 2 बरस बाद, 2-3 साल बाद लौट आई हैं। वो पढ़ रहे थे उसमें, सार्त्र हमेशा पढ़ते लिखते रहते थे। तो वो कुछ पढ़ रहे थे, पलकें उठा के देखा कि सिमोन द बोआ लौट आई हैं, तो फिर पढ़ने लगे। अच्छा, हाँ, पूछा कुछ नहीं कि तुम कहाँ गई थी, देखा अपने भीतर दर्ज हाँ, किया हाँ, और अपनी दुनिया में वापस लौट गए। अपनी दुनिया में लौट गए। ये होता है प्रेम। ये एक शेर है, कोई उलाहना नहीं, उलीचा कुछ नहीं। यू आर वेलकम, उसमें ये भी भाव था, एज यू वेर वेलकम। जैसे पहले तो मैं आपको स्वागत किया गया था, पहले पलक पावड़े बिछाए, पहले जैसा प्रेम मेरे मन में था वैसे ही आज है। इट इज होम फॉर यू। ये उसमें ये भी था कि इट इज होम फॉर यू। ये नहीं पूछा कहाँ चली गई, क्या हुआ, डंडा ले खड़े हो जाएं, और जिसको ऑनर किलिंग कहते हैं वो नौबत आ जाए, जो भारत में होता है। भारत में तो ऑनर किलिंग के लिए वो डिसऑनर कहा जाना चाहिए वैसे उसे। डिसऑनर नहीं, आप देखिए इस देश का इतिहास। जयचंद जो था, उसने जो
मोहम्मद गोरी से मिल के जो एक पृथ्वीराज चौहान को मतलब उनको मरवाया एक तरह से, वो क्या था, वो ऑनर किलिंग का शायद हमारे इतिहास में शुरुआती उदाहरण है ऑनर किलिंग का, कि यानी कि आप अपनी बेटी का जो आत्मनिर्णय का अधिकार है कि किससे हम शादी करें, किससे प्रेम करें, उस अधिकार को कुचलने के लिए आप अपने देश को गुलाम बना सकते हैं। तो वो सार्थ उस तरह से लेते हैं। तो परवीन शाकिर का एक बड़ा अच्छा शेर है, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी है मेरे हरजाई की, है ना। तो ये तो उसी तरह से कविता आती है। तो एक बार वो कंपनी बाग चौराहा है कानपुर में, जहाँ डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी है, तो वहीं उसी के पास मेरा कॉलेज है, और उसी के एक तरफ मेरा कॉलेज है, दूसरी तरफ वो वीआईपी रोड पे वीरेंद्र नंगवाल का फ्लैट था जिसमें वो रहते थे। तो उसी चौराहे के पास मैंने उनसे कहा कि सर वो समोसे वाली कविता बहुत अच्छी है आपकी। तो उस पर थोड़ा सा हंसे, बोले कवि से कविता की तारीफ करना उसको उत्कोच देना है। उत्कोच संस्कृत शब्द है, यही बोले थे वो, मैंने यही शब्द लिखा है क्योंकि मौलिकता की रक्षा करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं समझ गया कि मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, उत्कोच माने रिश्वत होता है, रिश्वत। ये जो भी कवि इस कार्यक्रम को देख रहे हो उनके लिए एक बड़ी मूल्यवान बात है कि अगर आप किसी कवि से उसकी कविता की तारीफ कर रहे हैं तो आप उस कवि को रिश्वत दे रहे हैं। ठीक, ये सबक याद रखना है। जी, जी जी। वो अपनी प्रशंसा के प्रति भी सावधान थे वीरेंद्र नंगवाल की, कहीं मुझे खुश करने के लिए तो नहीं कहा जा रहा। हाँ, एक जगह इसमें जिक्र भी आया है कि वो कह रहे हैं ये क्या बेकार किसी बात है जो मुझसे। फिर उनको ये भी लगा, चूंकि आई वॉज क्लोज, मतलब मैं उनका करीबी था, तो मुझको ये भी लगा कि हो सकता है मैंने कुछ कठोर बात इससे कह दी हो, ये क्यों रिश्वत देगा मुझे। तो हंस के मेरे कंधे पे हाथ रखा, और वहीं एक दुकान है, इसका नाम है 56 भोग, तो समोसा बहुत अच्छा मिलता है उस वहाँ का। तो उनको मालूम था कि ये दुकान पास में है, तो बहुत खुश होकर, मैंने ये कहा था ना कि आपकी समोसे कविता बहुत अच्छी है, तो मेरे कंधे पर हाथ रख के बोले कि आओ दोस्त तुमको समोसा खिलाते हैं। तो वो उत्कोच कह गए थे ना, तो उसको संतुलित करने के लिए उन्होंने कहा। तो उन दिनों क्या हो रहा था, कुछ ऐसा एक फेज था उनकी लाइफ का, वो कविता नहीं लिख पा रहे थे। तो मैंने कुछ ऐसे ही कहा कि सर कविता बड़ी जटिल चीज़ है, अविश्वसनीय चीज़ है, कई बार वो बिना प्रयास के बन जाती है, चूँकि मैं स्वयं भी लिखता हूँ, थोड़ा बहुत अनुभव है, और कई बार कोशिश करके भी नहीं बनती। इसका ही जवाब दिया था जो आप याद कर रहे थे, बहुत ही सुंदर बात कही थी। हम नहीं लिखेंगे कविता, ये वाक्य बोले, हम नहीं लिखेंगे कविता, हमने कोई ठेका लिया है क्या। तो ये कोई उनका मतलब था कि वो व्यवसाय नहीं है, ये कोई हम ठेकेदार नहीं हैं कविता के। अगर अपने आप आएगी, उसका आवेग सशक्त होगा तो वो लिखी जाएगी। कविता की भी देखिए, जैसे मैं भाषा के बारे में शुरू में कह रहा था कि भाषा एक जीवित चीज़ है, कविता तो मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा जीवित चीज़ है। तो कविता की भी शर्तें होती हैं, केवल कवि की ही शर्तें नहीं चलती हैं। तभी तो फैज़ कह रहे हैं, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। मैं अपने लोभ का संवरण नहीं कर पाऊंगा, और मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप वीरेंद्र नंगवाल की कई कविताएं हैं जो हम सबको प्रिय हैं, जो हमारे पाठकों, हमारे दर्शकों को प्रिय रहेंगी, लेकिन एक कविता इतने भले न बन जाना साथी का यदि आप कुछ हिस्सा हमारे दर्शकों के लिए पढ़ सकें। ये कविता, ये भी छंद का शिल्प, उसका सहारा इसमें लिया गया है। हालांकि पारंपरिक छंद नहीं है, जैसे हिंदी में पारंपरिक तौर पे छंद में कविता लिखी जाती है, आज भी कवि सम्मेलनी कवि उस तरह से लिखते हैं। छंद के मतलब एक संगीत है, वीरेंद्र नंगवाल की कविताओं में एक म्यूजिक है, एक संगीत है, उसकी चेतना है, एक ध्वन्यात्मकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इतने भले नहीं बन जाना साथी, उनकी बड़ी मशहूर कविता है। तो इसके, जैसा कि दीपक जी आप कह रहे हैं, इसके असल में इसके 2 अंश मैं पढ़ देता हूँ, पूरा पढ़ना तो समय के लिहाज से शायद ठीक ना हो। इतने भले नहीं बन जाना साथी, जितने भले हुआ करते हैं सर्कस के हाथी। इतने भले नहीं बन जाना साथी, जितने भले हुआ करते हैं सर्कस के हाथी। गदहा बनने में लगा दी अपनी सारी कुव्वत, सारी प्रतिभा। किसी से कुछ लिया नहीं, न किसी को कुछ दिया। ऐसा भी जिया जीवन तो क्या जिया। एक अंश है। दूसरा है, इतने चालू मत हो जाना, सुन सुन कर हरकतें तुम्हारी,
पड़े हमें शर्माना, बगल दबी हो बोतल, मुंह में जनता का अफसाना, ऐसे घाघ नहीं हो जाना। इतने चालू मत हो जाना, सुन सुनकर हरकतें तुम्हारी, पड़े हमें शर्माना, बगल दबी हो बोतल, मुंह में जनता का अफसाना, ऐसे घाघ नहीं हो जाना। ऐसे कठमुल्ले मत बनना, बात नहीं जो मन की तो बस तन जाना। दुनिया देख चुके हो यारो, एक नज़र थोड़ा सा अपने जीवन पर भी मारो। पोथी पतरा ज्ञान कपट से बहुत बड़ा है मानव। कठमुल्लापन छोड़ो, उस पर भी तो तनिक विचारो। काफ़ी बुरा समय है साथी, काफ़ी बुरा समय है साथी, गरज रहे हैं घन घमंड के, नभ की फटती है छाती। अंधकार की सत्ता, चिलबिल चिलबिल मानव जीवन, जिस पर बिजली रह रहे अपना चाबुक चमकाती। काफ़ी बुरा समय है साथी, गरज रहे हैं घन घमंड के, नभ की फटती है छाती। अंधकार की सत्ता, चिलबिल चिलबिल मानव जीवन, जिस पर बिजली रह रहे अपना चाबुक चमकाती। संस्कृति के दर्पण में ये जो शक्लें हैं मुस्काती, इनकी असल समझना साथी, अपनी समझ बदलना साथी। अपनी समझ बदलना साथी, समझ जो हमें परिष्कृत करेगी, समझ जो हमें समृद्ध करेगी, समझ जो किताबों के आश्रय हमें कुछ और बेहतर करेगी। ये वीरेंद्र डंगवाल साहब की कहानी थी, जिनका देह अब हमारे बीच नहीं है। मैं इससे पहले कहने वाला था जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैंने अपने वाक्य को दुरुस्त किया कि उनकी देह हमारे बीच नहीं है, क्योंकि उनकी विचार, उनकी कविताएं, उनका लिखा, उनका बोला हमारे साथ रहेगा, हमें और भीतर से बेहतर करता रहेगा। हम उनकी कविताओं से सजल नेत्रों के साथ कुछ और सरस हो पाएंगे, कुछ और अपने भीतर सहज और मानवीय हो पाएंगे, इसी की उम्मीद है। पंकज जी, आप किताबवाला में आए, आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए किताबवाला, और हमें बताते रहिए कि हर हफ्ते हमें और कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, किन लेखकों को आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका अपना है। आप बताएंगे, हम पढ़ेंगे। संवाद यूं ही दुरुस्त रहे। शुक्रिया, अपना खूब ख्याल रखिए।